C126 जुबान युवान युतियान ने युवकों की भीड़ पर एक नजर डाली और अंत में ली चेंग कियान पर रुक गया। उसकी निगाहों में संदेह का एक अंश झलक रहा था। प्रधानमंत्री ली, मैं ली युवे को क्यों नहीं देखता? ली युवे भावी युवराज वान फेई थी। यदि वह शाही शिकार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाती तो उनका सम्मान और भी बढ़ जाता। जब शुबान युवान हुआ ने बोलना शुरू किया तो सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे कोई अच्छा नाटक देखने की तैयारी कर रहे हों। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ली चेंग कियान बेली होमजून और डिबे चेन को सबक सिखाने के मौके का इंतजार कर रहा था। अगर सम्राट ने गलती से भी इसका जिक्र कर दिया तो वह मौका पाकर उन पर हमला कर सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, ली चेंग कियान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें बेली होमजून को घूर रही थी, मानो वह उसे वहीं की वहीं उबालकर उसका सूप बना देना चाहता हो। आपको इस बारे में चेन वान फेई से पूछना चाहिए, ली चेंग कियान ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर जुआन युवान युतियन ने चकित होकर बेली होमजून की ओर देखा। उन्होंने पहले सुना था कि निचान बाजार में बेली होमजून और ली युयुई के बीच विवाद हुआ था। क्या इसका संबंध उसी से हो सकता है? प्रधानमंत्री ली, स्पष्ट रूप से बोलिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। बेली होमजून के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि ली चेंग कियान निश्चित रूप से उस पर हमला करने का मौका ढूंढेगा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बेली होमजून का रवैया देखकर ली चेंग कियान की आंखों में नफरत झलकने लगी। सम्राट, इस समय चेन वान और चेन वान फेई इतने अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं मानो उन्हें किसी और की परवाह ही न हो। कल चेन वान के हाथों युयुई वास्तव में घायल हो गई थी। युयुई सचमुच शाही शिकार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने की स्थिति में नहीं थी। ली चेंग कियान की आवाज में भावुकता बढ़ती जा रही थी। सम्राट, आपको युयुई को न्याय दिलाना ही होगा। ली चेंग कियान की बातें सुनकर शुबान युवान युतियान और जियांग जिनेंग के चेहरे बदल गए। ली चेंग कियान की बातों से उन्हें पता चल गया था कि यह सच ही होगा, लेकिन अब तक दिबे चेन ने इसे धैर्यपूर्वक सहन किया था। अब अचानक उसका रवैया क्यों बदल गया? लेकिन वे दिबे चेन की असली पहचान जानते थे। हालांकि पिछले 3 सालों से दिबे चेन हमेशा शांत और चुपचाप सब कुछ सहता रहा था। उन्हें लगा कि दिबे चेन का अब कोई भविष्य नहीं बचा है, इसलिए वे उसके प्रति और भी लापरवाह होते चले गए। अब दिबे चेन का रवैया अचानक अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया। क्या ये बेली होमजून की रक्षा करने की वजह से था, या फिर क्या यह इसलिए था कि आखिरकार उसके पास वापस जाने के लिए संसाधन आ गए थे? जो हो सकता था उसे सोचकर शुबान युवान युतियान और जियांग जिनेंग के दिल कांप उठे। अगर यह सचमुच ऐसा है तो दिबे चेन को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चेन वान फेई, क्या आपको कुछ कहना है? जुबान युवान युतियान ने शांत और संयमित रहते हुए पूछा। फैन वो देश में ली चेंग कियान की स्थिति सामान्य नहीं थी। बेली होमजून की आंखों में तिरस्कार की चमक थी और उसने पूछा, प्रधानमंत्री चेन ने महत्वपूर्ण बातों से परहेज किया और केवल तुच्छ बातों पर ही चर्चा की। आप ये क्यों नहीं बताते कि आप राजकुमार के महल में आए ही क्यों थे? उसकी बातें सुनकर सब लोग ली चेंग कियान को हैरानी से देखने लगे। अब भी सबको लग रहा था कि ली चेंग कियान और ली युयुई का चेन महल जाना बहुत अजीब बात थी। ये वाकई बहुत विचित्र था। ली चेंग कियान के चेहरे पर हल्का सा भाव परिवर्तन आया। उसका दिमाग लगातार बहाने सोच रहा था कि ली युयुई शाही शिकार प्रतियोगिता में क्यों नहीं आ सकती। हालांकि कल ली युयुई के घायल होने पर वह शर्मिंदा और नाराज था, लेकिन इसे उसे सब कुछ छिपाने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को पहले से ही इस बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन अभी इसे छिपाने के बजाय सीधे-सीधे कह देना ही बेहतर था। चाहे दिबे चेन हो या बेली होमजून, कोई भी उनकी प्रतिष्ठा और रुतबे की बराबरी नहीं कर सकता था। सम्राट का दिबे चेन के प्रति जो रवैया उन्होंने देखा, उससे उन्हें पूरा यकीन था कि सम्राट उनका साथ देंगे। C127 कुछ दिन पहले युयुई और चेन वान फेई के बीच थोड़ा मनमुटाव हो गया था, इसलिए मैंने युयुई को चेन महल में लाया ताकि हमारे बीच की अनबन सुलझ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन वान फेई इतनी बदतमीजी से बात करेंगे या चेन वान फेई सचमुच किसी को भेजकर युयुई को गंभीर रूप से घायल करवा देंगे। चेन वान के और चेन वान फेई का व्यवहार सचमुच हद से ज्यादा है। ली चेंग कियान के शब्द धार्मिकता से भरे हुए थे, मानो बेली होमजून और दिबे चेन के कृत्य शर्मनाक और निंदनीय थे। ली चेंग कियान की आलोचना का सामना करते हुए बेली होमजून की आंखों में तिरस्कार और भी गहरा हो गया और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। प्रधानमंत्री ली, ऐसी बातें कहते हुए आपको शर्म क्यों नहीं आती? मैंने जो कहा वो तथ्य थे, मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? ली चेंग कियान ने जोर देकर कहा। बेली होमजून ने अपने आसपास मौजूद भीड़ पर नजर डाली और कहा, प्रधानमंत्री को यहाँ मौजूद हर किसी से पूछना चाहिए। क्या किसी को लगता है कि वह सच कह रहे हैं? सभी ने एक-एक करके अपना सिर झुका लिया। दरअसल किसी को भी ली चेंग कियान की बातों पर यकीन नहीं था। ली चेंग कियान और ली युयुई के स्वभाव को देखते हुए दिबे चेन और बेली होमजून को माफी मांगने के लिए मजबूर न करना ही काफी अच्छा होगा। व्यक्तिगत रूप से सुलह की कोशिश करना भला कैसे संभव हो सकता है? सभी के चेहरे देखकर ली चेंग कियान का चेहरा उतर गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अपने लिए न्याय पाना जनता की इच्छा है। बेली होमजून ने अपनी भौहें उठाई। चूंकि आपने खुद ही यह मुद्दा उठाया है, इसलिए मुझे सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। सम्राट, कल ली चेंग कियान और ली युयुई चेन महल में सिर्फ अभद्र भाषा बोलने गए थे और लोगों को ठुड्डी पर उंगली उठाकर आदेश दे रहे थे कि वे मेरी बीमारी का इलाज करें। फिर उन्होंने उपहास करते हुए कहा कि वांगे आपकी नाजायज संतान है, इसलिए गुस्से में आकर वांगे ने किसी को कार्रवाई करने के लिए भेजा। बेली होमजून के शब्द समाप्त होते ही सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए ठंडी सांस ली। अब तक दिबे चेन के सम्राट की नाजायज संतान होने की खबर हमेशा गुप्त रूप से ही फैलाई जाती थी। हालांकि जुबान युवान युतियान को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कोई भी खुलकर यह कहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन क्या बेली होमजून ने अभी ऐसा ही नहीं किया? जुबान युवान युतियान की भौहें अपने आप ही ऊपर उठ गईं। क्या ये सच है? सम्राट, आप उसकी बकवास नहीं सुन सकते। ली चेंग कियान ने तुरंत खुद को सही ठहराने की कोशिश की। अगर जरा सी भी बात सामने आ जाती तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। बेली होमजून दोष से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। सम्राट, कृपया स्थिति को स्पष्ट रूप से समझें। सम्राट, ली चेंग कियान हमेशा से ली युयुई के चेहरे की बीमारी को छिपाने की कोशिश करता रहा है। आज भी इसे छुपाने के लिए वह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और सारा दोष मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब तक सम्राट प्रधानमंत्री के महल में किसी को भेजते हैं, आप समझ जाएंगे। बेली होमजून शांत बनी रही। कल ही उन्हें इस तरह की घटना होने की आशंका थी। ली चेंग कियान का पद काफी ऊंचा था और वह निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हुए सारा बोझ खुद पर डाल लेते। लेकिन सम्राट और महारानी के अलावा दिबे चेन की पहचान किसी को नहीं पता थी, इसलिए दिबे चेन के अचानक उत्थान के साथ उनके पद अतुलनीय हो जाएंगे। बेली होमजून को इतनी समझदारी से बोलते देख सभी लोग उसके प्रति कुछ हद तक सहानुभूति रखने लगे। आखिरकार ली युयुई का आज न आना कुछ ज्यादा ही संदिग्ध था। ली चेंग कियान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसकी योजना के अनुसार सम्राट को बेली होमजून को स्पष्टीकरण देने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान स्थिति उसके अनुमान से बिल्कुल अलग थी। सम्राट, ली चेंग कियान अब भी स्पष्टीकरण देना चाहता था। अगर सम्राट ने सचमुच प्रधानमंत्री के महल की जांच के लिए किसी को भेजा था, तो इस रहस्य को छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। शुबान युवान युतियान ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह मामला शाही शिकार प्रतियोगिता तक ही सीमित रहेगा और इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। C128 इस समय जुबान युवान युतियान का मन इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह केवल ये समझना चाहता था कि दिबे चेन अचानक क्यों बदल गया। कारण पता चलने से पहले वह कोई फैसला नहीं करेगा। शुबान युवान युतियान के रवैये को देखकर ली चेंग कियान कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके मन में एक हल्की सी आशंका थी कि ली युयुई का युवराज की पत्नी बनने का सपना टूट गया है। बेली युयान की आंखें उत्साह से चमक उठी। अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, या तो बेली होमजून का पतन होगा या ली युयुई का। दोनों ही उसकी ख्वाहिशें थीं। इस बार उसने वाकई अच्छा दांव खेला। इस तरह प्रधानमंत्री का महल और चेन महल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में उन्हें सचमुच कोई परेशानी नहीं हुई। अचानक बेली युयान को बेली होमजून की मुस्कुराहट महसूस हुई, जो उसे घूर रही थी। बेली होमजून की दो गहरी काली आंखें मानो किसी के दिल को भेद सकती थी, मानो उसके सारे विचार सबके सामने प्रकट हो गए हों और उन्हें छिपाने की कोई जगह न हो।
वह जानती थी बेली होंगजूंग की आंखों से बेली युआन को पूरा यकीन था कि बेली होंगजूंग को उसके द्वारा किए गए हर काम के बारे में पता था। ये कैसे संभव हुआ? बेली युआन डर गई, लेकिन फिर जल्दी ही शांत हो गई। अगर बेली होंगजूंग को पता भी होता तो उसके पास क्या सबूत होता? नोट: मूल टेक्स्ट में बेली होंगसुआन का नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह टाइपिंग की गलती है। कुछ ही देर बाद बेली होंगजूंग के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। किसी की नजर न होने पर उसने उसकी ओर देखा और गला काटने का इशारा किया। बेली युआन का मन कांप उठा। उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। जब उसने दोबारा बेली होंगजूंग की तरफ देखा तो वह उसे घूर नहीं रही थी। शाही शिकार प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। लुओशिया पर्वत पर केवल एक ही तूफानी भेड़िया है। जो भी उस तूफानी भेड़िए का सिर काटकर उसका राक्षसी क्रिस्टल वापस लाएगा, वही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इसके अलावा आपके द्वारा मारे गए राक्षसी जानवरों की संख्या के आधार पर दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा। तूफानी भेड़िया नाम सुनते ही प्रतिस्पर्धा कर रही युवा पीढ़ी के सभी खिलाड़ियों के चेहरे बदल गए। तूफानी भेड़िए की ताकत रहस्यमयी पृथ्वी साधना के अंतिम चरण के बराबर थी, लेकिन उसका शरीर बहुत फुर्तीला और तेज था। उसकी गति भयंकर तूफान जैसी थी, इसलिए उसका नाम तूफानी भेड़िया पड़ा। लेकिन भले ही कागज पर केवल इतना लिखा था कि तूफान भेड़िया रहस्यमयी पृथ्वी के अंतिम चरण में था, वास्तव में रहस्यमयी स्वर्ग के अंतिम चरण के साधकों के लिए भी इसे मानना बहुत मुश्किल था। इस बार हालांकि शिकार प्रतियोगिता के पुरस्कार अभूतपूर्व रूप से समृद्ध थे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी थी। शाही शिकार प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। शुवा ने युवान युतियान के हाथ के इशारे से शिकार प्रतियोगिता का पर्दा खुल गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के मन में तनाव था। आज अपनी ताकत दिखाने का उनका मौका था। सभी युवकों ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया। उन्हें शिकार के मैदान में ले जाने के लिए एक अच्छा घोड़ा चुनना था। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। बेली युआन का चेहरा गंभीर था। उसके लिए यह आखिरी मौका था। अगर वह आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उसे दोबारा धूप में निकलने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। बेली चेंटाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मूल रूप से वह चाहता था कि बेली हाउक्सुआन और बेली युआन शिकार प्रतियोगिता में एक साथ अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन अब वह केवल बेली युआन पर ही निर्भर रह सकता था। इन दिनों जनरल के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर बेली युआन शीर्ष 3 में जगह बना लेती हैं, तो जनरल के परिवार के आसपास फैली नकारात्मकता कुछ हद तक कम हो जाएगी। अच्छा प्रदर्शन करो। बेली चेंटो ने बेली युआन के कंधे पर थपथपाया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हालांकि बेली होंगजूंग ने बेली हाउक्सुआन को चुनाव लड़ने से रोक दिया, लेकिन बेली युआन की प्रतिद्वंदी भी चुनाव नहीं लड़ सकी। इस बार प्रधानमंत्री परिवार का असफल होना तय था। C129 युवा पीढ़ी में बेली युआन की ताकत का मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते थे। शीर्ष 3 में जगह बनाना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये कहते हुए बेली चेंटाओ ने अनजाने में बेली होंगजूंग की ओर देखा। जिस दिन बेली होंगजूंग ने उसकी मुट्ठी रोकी थी, उसी दिन से वह जान गया था कि बेली होंगजूंग साधना करने में सक्षम है और वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मुट्ठी का स्पर्श था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेली होंगजूंग वास्तव में कितना ताकतवर था। बेली होंगजूंग ने एक सुंदर काले रंग का घोड़ा चुना। वह खड़ी हुई और घोड़े पर काठी कसने के बाद उसने चाबुक उठाकर उसे शिकार के मैदान की ओर चलने का आदेश दिया। बेली होंगजूंग को शिकारगाह के अंदर जाते हुए सभी ने देखा। सबकी आंखों में सदमा झलक रहा था। क्या चेन वानफेई साधना करने में असमर्थ नहीं थी? उसने अकेले ही शिकार के मैदान में जाने की हिम्मत की। अगर उसका सामना किसी राक्षसी जानवर से हो जाता तो क्या वह मर नहीं जाती? राक्षसी जानवर निर्दयी थे। जब भी शाही शिकार प्रतियोगिता आयोजित होती थी, कुछ न कुछ मौतें अवश्य होती थी। इसलिए यदि युवा पीढ़ी में से कोई कमजोर होता था तो वह भाग लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बेली होंगजूंग को शाही शहर में कचरे के समान माना जाता था। अब अकेले शिकार के मैदान में उतरना, क्या वह सीधे सीधे मौत को दावत नहीं दे रही थी? आपकी जानकारी बहुत पुरानी होनी चाहिए। इससे पहले गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में चेन वानफेई ने बेली हाउक्सुआन को हराया था। बेली हाउक्सुआन वाकई मिस्टीरियस अर्थ के मध्य स्तर की साधना में बहुत शक्तिशाली था। क्या ये सच है? लेकिन मैंने जनरल के घरवालों को कहते सुना है कि चेन वानफेई ने बेली हाउक्सुआन को हराने के लिए किसी तरह की चाल चली थी। अगर वह सच में साधना कर सकती तो साधना में उसे हमेशा बेकार क्यों कहा जाता? सुनकर सभी लोग अनिश्चित थे। दरअसल उन्हें जो कुछ भी पता था वह महज सुनी सुनाई बातें थी। बेली होंगजूंग के बारे में क्या सच था और क्या झूठ, यह कोई नहीं जानता था। मेरी राय में चेन वानफेई ने उस समय जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। अन्यथा जनरल का परिवार हमेशा उसके साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों करता? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग बेली होंगजूंग के प्रति सहानुभूति जताए बिना नहीं रह सके। दिव्य चेन शिकार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही थी। बेली होंगजूंग साधना करने में असमर्थ थी। अगर उसकी मुलाकात बेली युआन से होती है तो इसका क्या अच्छा परिणाम हो सकता है? शिकार के मैदान में जीवन और मृत्यु स्वाभाविक थे। कुछ भी हो सकता था। बेली युआन बेली होंगजूंग से जितनी नफरत करती थी, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से किसी सुनसान जगह पर जाकर चुपचाप बेली होंगजूंग को मार डालेगी। तब दिव्य चेन उसकी मदद नहीं कर पाएगा। दीदी, तुम्हें सफल होना ही होगा। बेली हाउक्सुआन चिल्लाया। बेली युआन ने बेली हाउक्सुआन की ओर देखा और फिर सू वानजिन को भी उसकी ओर देखते हुए पाया। बेली युआन ने चिल्लाकर जवाब दिया, निश्चिंत रहो, मैं इसे पूरी तरह से सुलझा लूंगी। इतना कहते ही बेली युआन ने चाबुक से अपने घोड़े को जंगल की ओर धकेल दिया। उसे बेली होंगजूंग को ढूंढकर उसका काम तमाम करना ही था। शिकार प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी किसानों को अंतिम दिन तक जीवित रहना होगा। उसके बाद ही उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ेगा। शाही परिवार के शाही अंगरक्षक भी शिकार के मैदान में गश्त करते थे और बाहर की दुनिया को जानकारी पहुंचाते थे। शुवा ने युवान युतियान ने सबसे पहले दिव्य चेन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजा। उसे यह जानना जरूरी था कि दिव्य चेन क्या सोच रहा है। शिकार के मैदान में चारों ओर आसमान छूते पेड़ ही पेड़ थे। सुबह का सूरज पेड़ों के बीच से झांक रहा था, जिससे प्रकाश की हल्की हल्की किरणें दिखाई दे रही थी। बेली होंगजूंग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गई। वातावरण शांत था। केवल घोड़े की सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये शब्द सुनकर बेली होंगजूंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी गहरी काली आंखें, जो कुएं की तरह गहरी थी, भय और संदेह से चमक उठी। C131 काले और सफेद रंग के उन दो रोएंदार गोलों में हमेशा से ही अच्छी प्रतिभा थी। आदिम अराजकता के घेरे में इतने वर्षों तक साधना करने के बाद वे मन और शरीर दोनों से ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सच कहे तो इस समय वह उन दोनों का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थी। लेकिन चूंकि वह अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने आमतौर पर उन दोनों को कभी बाहर नहीं आने दिया था। उसे लिटिल व्हाइट के फैसले पर पूरा भरोसा था। इस वर्ष की शाही शिकार प्रतियोगिता पिछली प्रतियोगिताओं से बहुत अलग है। बेली होंगजूंग की काली पुतलियों में विचारशीलता झलक रही थी। बस इतना ही कि पुरस्कार पिछले वर्षों से अतुलनीय है। कुछ न कुछ असामान्य जरूर हुआ होगा। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो शाही परिवार के लिए इतना भारी इनाम देना असंभव होता। ये लोग शिकार प्रतियोगिता में सिर्फ स्थिति का अवलोकन कर रहे होंगे और शायद खतरनाक नहीं है। लिटिल ब्लैक ने धीरे से कहा। वह उन निगाहों के पीछे छिपे अर्थ को भांप सकता था और जानता था कि उनका कोई लक्ष्य या विशेष उद्देश्य नहीं था। वे केवल शिकार प्रतियोगिता में बेली होंगजूंग के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। उसकी बात सुनकर बेली होंगजूंग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका लक्ष्य क्या है, जब तक मुझे वह मिल जाता है जिसकी मुझे जरूरत है। बाकी किसी भी बात की उसे परवाह नहीं थी। भाग लेने वाले साधकों के लिए तूफानी भेड़िए की परीक्षा वाकई आसान नहीं है। लिटिल ब्लैक मुस्कुराया। यदि अपर्याप्त शक्ति वाला कोई साधक तूफानी भेड़िए के सामने आ जाए तो उसकी जान जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन बेली होंगजूंग की शक्ति के सामने उसका कोई खतरा नहीं था। बेली होंगजूंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज तूफानी भेड़िया नहीं बल्कि लोग हैं। जुबान युवान युतियान ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी। जो भी तूफानी भेड़िए का क्रिस्टल लेकर वापस आएगा वही विजेता होगा। जहां तक तूफानी भेड़िए को किसने मारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सबसे महत्वपूर्ण वही था जो बेली का क्रिस्टल हासिल कर सके और जुबान युवान युतियान के सामने सफलतापूर्वक पेश हो सके। उसे लगभग यकीन था कि अधिकांश साधक इस बारे में नहीं सोचते थे कि तूफानी भेड़िए को कैसे मारा जाए, बल्कि इस बारे में सोचते थे कि तूफानी भेड़िए को मारने वाले से कैसे निपटा जाए। छोटा काला और छोटा सफेद चुप हो गए। इस बारे में वे दोनों बिल्कुल स्पष्ट थे। आमतौर पर साधकों का अपना समूह या विद्यालय होता था जिससे वे संबंधित होते थे, इसलिए बेली होमजून की तरह किसी साधक का अकेला होना बहुत दुर्लभ था। गुरुजी, आपकी क्या योजना है? लिटिल ब्लैक ने पूछे बिना नहीं रह सका। बेली होमजून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रकृति को अपना काम करने दो। घोड़ा पहाड़ों से होकर दौड़ रहा था। बेली होमजून का हाव भाव अप्रभावित था। उसकी आंखें लगातार आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रख रही थी। वह इस समय लोशिया पर्वत की बाहरी श्रृंखलाओं में थी, जहां राक्षसी जीव सबसे कम थे। जैसे जैसे वह अंदर जाती, राक्षसी जीवों के मिलने की संभावना बढ़ती जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। बेली होमजून की किस्मत वाकई अच्छी थी। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी उसका सामना एक भी राक्षसी जानवर से नहीं हुआ था। गुरुजी, कोई हमारा पीछा कर रहा है, लिटिल ब्लैक ने अचानक कहा। बेली होमजून के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उनके परिष्कृत, शांत और सुंदर चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान खिल उठी। बेली युयान अभी भी वाकई बेचैन है। हम उसे बस हमारा पीछा करने देंगे। बेली युयान की पीछा करने की तकनीक में कुछ खास नहीं था। बेली युयान ने उसे बहुत पहले ही खोज लिया था। यह महिला उसे मारने के लिए एकांत स्थान ढूंढने के लिए बहुत बेचैन होगी। बेली होमजून के लाल होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसके मुंह के कोने मुड़कर एक बर्फीली, धूर्त मुस्कान बन गए। चूंकि बेली युयान पहले से ही इस काम को शुरू करने के लिए बेताब थी, इसलिए वह उसके लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेगी। उनके परस्पर विरोधी विचार इतने प्रबल थे कि उनमें से किसी एक को जाना ही था। C-132 बेली युयान सावधानीपूर्वक बेली होमजून के पीछे पीछे चल रही थी। उसका घोड़ा बहुत पहले ही अलग कर दिया गया था, अन्यथा उसके पैरों के आहट जाने में ही बेली होमजून को सचेत कर देती। वह हमेशा बेली होमजून से निपटने का मौका तलाशती रही थी, लेकिन चेन महल की सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती थी। वह कभी कुछ नहीं कर पाई। शाही शिकार प्रतियोगिता एक बहुप्रतीक्षित अवसर था। यहाँ तो स्वर्ग को भी पता नहीं चलेगा कि बेली होमजून की हत्या उसी ने की थी। वह पूरी यात्रा में उसके पीछे पीछे चलती रही। बेली युयान ने देखा कि बेली होमजून एक सुनसान जगह की ओर जा रही थी। उनके आसपास अब कोई साधक नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर, जो गहरे घावों से ढका हुआ था, एक भयावह मुस्कान उभर आई। सचमुच देवता उसके पक्ष में थे। जैसे जैसे उसके पीछे कदमों की आहट तेज होती गई, बेली होमजून की मुस्कान और भी ज्यादा व्यंग्यात्मक होती गई। शुरू में उसने बेली युयान से छुटकारा पाने के लिए शाही शिकार प्रतियोगिता का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने बेली युयान को अपनी ओर आते हुए देखा। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी, मानो वे कोई अच्छा नाटक देख रहे हों। बेली होमजून, यहाँ आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन बचा सकता है। बेली युयान के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। आखिरकार उसे अब छिपने की जरूरत नहीं थी। बेली युयान को यह सोचकर बेहद खुशी हुई कि बेली होमजून माफी मांगते हुए उसके सामने घुटने टेक देगी। बेली होमजून ने धीरे से अपना शरीर घुमाया। उसके सुंदर कोमल चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे, बेली होमजून को कभी किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। बेली होमजून के उदासीन चेहरे को देखकर बेली युयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और खुद को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाई। क्या आसपास कोई और भी हो सकता है? लेकिन जब उसने देखा तो उनके आसपास कोई भी नहीं था। बेली होमजून, अब बेशर्मी से शेखी बघाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच उस शापित बतख की तरह हो जो अपनी गलतियों को मानने से कतराती है। उसे पूरा यकीन था कि मैदान में कोई और नहीं है। बेली युयान ने अपने मन की सारी चिंताएं दूर कर दी। अपनी ताकत के दम पर बेली होमजून को हराना उसके लिए बहुत आसान था। C-132 बेली होमजून ने अपने हाथों को अपनी छाती तक पहुंचाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। बेली होमजून की आवाज धीमी हो गई। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। वह बेली युयान पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चूंकि तुम मुझे मारने आए हो, तो अब जल्दी करो। बेली युयान चौंक गई। स्थिति ने उसे कुछ अवास्तविक सा एहसास दिलाया। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बेली होमजून को उसे देखते ही घबरा जाना चाहिए था और समय बिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी। लेकिन फिर ऐसा क्यों लगा जैसे उनकी जगहें बदल गई हों? चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेली युयान ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर में आंतरिक शक्ति का विस्फोट हुआ। ताबूत देखे बिना बेली होमजून को डर का एहसास नहीं होता। पहले वह उसे थोड़ा सा सबक सिखाएगी। प्रारंभिक चरण की रहस्यमय युग की शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी। बेली युयान की आंखें उत्साह से भर उठी। पिछले कुछ दिनों से वह पूरी शक्ति से साधना कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी मां ने भी उसका साथ देने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, जिससे अंततः वह रहस्यमय युग क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। जनरल के घर के अलावा उसने किसी और को नहीं बताया। बेली युयान शाही शिकार प्रतियोगिता में बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहती थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप एक रहस्यमय युग श्रेणी के साधक की शक्ति को देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप बीमार हो। बेली होमजून की काली आंखों में कोई हैरानी नहीं थी और उसके चेहरे पर दिख रही तिरस्कार की मुस्कान भी छिपी नहीं थी। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बेली युयान मिस्टीरियस एवं दायरे के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर जाएगी। आखिरकार जनरल के परिवार के पास भी संसाधनों की कमी नहीं थी। बेली चेंजाओ की सारी आशाएं और सपने बेली युयान के कंधों पर टिके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसका समर्थन करने के लिए तैयार होगा। तुमने क्या कहा? बेली युयान ने अपनी आवाज ऊंची की। बेली होमजून ने सच में बीमार होने की बात कहने की हिम्मत की। बेली होमजून ने उदासीनता से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो अभी शुरुआत ही है, इतना गर्व क्यों करना? बेली युयान का कोमल शरीर कांप उठा। बेली होमजून की प्रतिक्रियाएं उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत थीं। पता चलने पर भी वह जरा भी भयभीत क्यों नहीं हुई? बेली युयान गुस्से से भर उठी। उसकी छाती जोर-जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। एक बार जब मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तो तुम इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारे कौशल से। बेली होमजून ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने उंगली हिलाते हुए कहा, ये काफी नहीं है। उसकी बातें सुनकर बेली युयान गुस्से से भर उठी। देखते हैं कि जमीन पर पिटने के बाद बेली होमजून उसे चिढ़ाने की हिम्मत करती है या नहीं। बेली होमजून की आंखों में चमक आ गई। उसके शरीर में आंतरिक शक्ति का संचार होने लगा। अब वह अंततः मृत बेली होमजून का बदला ले सकती है। लेकिन ठीक उसी क्षण बेली होमजून ने कुछ ही दूरी पर एक आकृति को उनकी ओर आते हुए देखा। गुरुजी, वो व्यक्ति जुबान युवान हुआन है। लिटिल ब्लैक ने कहा। ये शब्द सुनकर बेली होमजून ने अपनी लंबी बाहें सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुबान युवान हुआन अचानक इस समय प्रकट हो जाएगा। जुबान युवान हुआन ने शिकारगाह में प्रवेश करते ही बेली होमजून की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन जब तक वह अंदर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेली होमजून का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह बेली होमजून को क्यों ढूंढना चाहता था। शायद इसलिए कि उसका मन कुछ हद तक अनिच्छुक था और वही जानना चाहता था कि अंत में बेली होमजून क्या कर रहा होगा। अचानक उसके आगे से आती किसी आवाज ने जुबान युवान हुआन का ध्यान आकर्षित किया। ये आवाजें उसके लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं थी। ये बेली युयान की आवाज थी। बेली युयान, तुम क्या कर रहे हो? जुबान युवान हुआन गुस्से से चिल्लाया। बेली युयान वास्तव में बेली होमजून को मारने की तैयारी कर रहा था। बेली युयान बेली होमजून को जान से मारने के लिए अपना हाथ नीचे करने ही वाली थी कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई और उसका मुक्का निशाने से चूक गया। बिजली न मिलने के कारण बेली युयान का चेहरा लाल हो गया, जिसके चलते उसे कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अंततः जुबान युवान हुआन बेली होमजून और बेली युयान के सामने पहुंच गया। बेली युयान का चेहरा बदल गया। उसका सुंदर चेहरा घबराहट से ढक गया। महामहिम युवराज, आप। बेली युयान, इस बार तो तुमने सचमुच अपनी ही बहन को मार डालना चाहा। तुम सचमुच बिच्छू की दिलवाली हो। जुबान युवान हुआन ने गुस्से से कहा। बेली युयान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुबान युवान हुआन बेली होमजून की वजह से उस पर इतनी बेरहमी से हमला करेगा। बेली युयान ने बेली होमजून को घृणा से घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी ही योजना थी। अब उसे समझ में आ गया था कि बेली होमजून इतनी शांत और संयमित क्यों थी, क्योंकि वह जुबान युवान हुआन के आने का इंतजार कर रही थी।
बेली होमजून कुछ अवाक रह गई। बेली युआन की कल्पना वाकई बहुत भयानक थी। बेली युआन के उसके पीछे आने के क्षण से ही उसने एक योजना बना ली थी। जब जुबान युआन हुआन प्रकट हुआ तो उसने न केवल बेली युआन की योजनाओं को बल्कि उसकी अपनी योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। जो भी तुम सोचो, बेली होमजून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जुबान युआन हुआन ने बेली होमगजून का सामना किया। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। क्या आप ठीक हैं? बेली होमजून की आंखों में व्यंग्य झलक रहा था। जी हाँ, मैं युवराज जी को उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। C-133। हालांकि शुबान युआन हुआन ने उससे झगड़ा नहीं किया, लेकिन पूर्व बेली होमजून के साथ शुबान युआन हुआन के संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बेली होमजून के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर जुबान युआन हुआन कुछ हद तक शर्मिंदा हो गया। पहले वह और बेली युआन बेली होमजून को अपमानित करने के लिए हर संभव तरीका अपनाते थे। अब उसकी परवाह करना वाकई कुछ हद तक हास्यास्पद था। महामहिम युवराज, आपने अभी जो देखा वह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बेली युआन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। हालांकि वह जानती थी कि अब उसके और शुबान युआन हुआन के एक साथ रहने की संभावना लगभग न के बराबर है, फिर भी वह उसे प्यार करती थी। शुबान युआन हुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बेली युआन लगातार बड़बड़ाती रही और उसका हाथ शुबान युआन हुआन की बांह खींचता रहा। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि शुबान युआन हुआन उससे नफरत करे। गुरुजी, कुछ किसान यहाँ आ रहे हैं, लिटिल व्हाइट ने अनिच्छा से कहा। उन्हें लगा था कि आखिरकार मास्टर बेली युआन को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब वे उससे छुटकारा पाने में असमर्थ थे। बेली होमजून ने अपनी आंखों की ठंडी चमक को नियंत्रित किया। यहाँ इतना शोरगुल था कि ध्यान आकर्षित होने से बचना मुश्किल था। अभी कार्रवाई करने की बजाय पहले वहां से चले जाना कहीं बेहतर था। अरे कितना अफसोस, इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। लिटिल ब्लैक ने अफसोस जताते हुए आह भरी। बेली युआन का तो बहुत पहले ही निपटारा हो जाना चाहिए था। बेली होमजून ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास 3 दिन है, मौके खूब मिलेंगे। इसके अलावा उसे बेली युआन को ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। बेली युआन खुद उसके पास आ जाएगी और देर सवेर उससे निपट ही लिया जाएगा। अगले ही पल बेली होमजून बिना किसी झिझक के मुड़ी और आगे बढ़ गई। बेली युआन और शुबान युआन हुआन सबकी चर्चा का विषय बन सकती थी, लेकिन वह उन दोनों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। बेली होमजान को मुड़कर जाते देख शुबान युआन हुआन तुरंत उसके पीछे जाना चाहता था। हालांकि बेली युआन अभी भी उसकी बांह को कसकर पकड़े हुए थी। वह शुबान युआन हुआन को इस तरह जाने नहीं दे सकती थी। अगर वह चला गया तो उसे फिर कभी उसे सब कुछ समझाने का मौका नहीं मिलेगा। शुबान युआन हुआन की आंखें बेबसी से भरी थी। वह बेली युआन की बाहों से अपनी आस्तीन छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे वहां मौजूद सभी साधकों के सामने अपनी छवि का भी ख्याल रखना था। वह बस बेली होमजून को दूर जाते हुए देखता रहा। जुबान युआन हुआन से पीछा छुड़ाने के लिए बेली होमगजून ने लोशिया पर्वत में और अंदर तक जाने का सोचा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। वह नहीं चाहती थी कि जुबान युआन हुआन उसका पीछा करे। गर्जन! अचानक एक राक्षसी जानवर दहाड़ा, जिससे बेली होमजून का ध्यान आकर्षित हुआ। उसका खूबसूरत चेहरा गंभीर हो गया। आसपास ही कोई भयानक राक्षस था। बूम बूम! तभी बेली होमजून ने देखा कि लाल रंग की 2 किरणें बिजली की गति से उसकी ओर आ रही हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बेली होमजून ने अपने पैर हिलाए। उसकी आकृति तेजी से गायब हो गई और फिर कुछ ही दूरी पर फिर से दिखाई दी। बेली होमजून के गायब हो जाने से उस राक्षसी जानवर ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी। उसकी निगाहें एक बार फिर बेली होमजून पर टिक गईं। बेली होमजून ने एक नजर में ही उस राक्षसी जानवर को पहचान लिया जिसने अभी-अभी उस पर हमला किया था। ये रहस्यमय पृथ्वी मध्यवर्ती मध्य स्तर का राक्षसी जानवर था अग्नि लोमड़ी। एक लाल लोमड़ी का पूरा शरीर आग की लपटों की तरह गहरा लाल था। वह जहां भी रहती थी वहां का तापमान थोड़ा बढ़ जाता था। ये गति और छुपकर हमला करने में माहिर था और इसका स्वभाव युद्धप्रिय था। यह अक्सर साधकों पर हमला करने की पहल करता था। बेली होमजून ने तलवार चलाई। उसकी काली पुतलियों में ठंडी चमक थी। बेली होमजून को देखते हुए लोमड़ी ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पहली बार असफल होने के बाद वह असंतुष्ट प्रतीत हुई और एक बार फिर उस पर झपटी। बेली होमजून की आंखें तेज हो गईं। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। पलक झपकते ही वह अग्नि लोमड़ी तक पहुंची और उस पर हमला कर दिया। C-134। आपको केवल चांदी की रोशनी की एक चमक दिखाई दी, साथ ही जमीन पर कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। धड़ाम! आग उगलने वाली लोमड़ी का सिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके नुकीले दांत अभी भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब उसमें पहले जैसी भयावहता नहीं बची थी। बेली होमजून शांति से जमीन पर उतरी और अग्नि लोमड़ी के सिर की ओर मुड़ी। उसकी लंबी दोधारी तलवार चली और उसने सीधे उसके शरीर के अंदर से क्रिस्टल निकाल लिया। उसकी मौजूदा ताकत के साथ एक जंगली लोमड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए बेली होमजून का सामना कई राक्षसी जानवरों से हुआ, लेकिन वह हमेशा उन्हें तुरंत ही नष्ट कर देती थी, मानो यह उसका रोज का काम हो। शाही शिकार प्रतियोगिता हमेशा लोशिया पर्वत पर आयोजित की जाती थी, इसलिए अंदर मौजूद राक्षसी जीव आमतौर पर साधकों के लगभग बराबर ही शक्तिशाली होते थे। अन्यथा अंदर मौजूद युवा पीढ़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। शाही परिवार ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। डॉट 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 डॉट। रात के अंधेरे ने धरती को ढक लिया था। लोशिया पर्वत पर रात विशेष रूप से शोरगुल भरी थी। राक्षसी जानवर हमेशा रात के समय ही घूमना पसंद करते थे। पर्वत श्रृंखला के भीतर अनगिनत चीखें और दहाड़ें सुनाई देती थी, जो लगातार कानों को परेशान करती थी। मालिक, काफी रात हो चुकी है। बेहतर होगा कि हम रात बिताने के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढ लें, लिटिल ब्लैक ने सुझाव दिया। बेली होमजून ने धीरे से सिर हिलाया। मैं बस आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। रात के समय सुरक्षित रूप से आराम करना आसान नहीं था। आपको उस राक्षसी जानवर की पहुंच से दूर रहना पड़ता था, अन्यथा अच्छी तरह से आराम करना लगभग असंभव हो जाता था। उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों का काफी अनुभव था। पहले वे अक्सर पहाड़ों में प्रशिक्षण करती थी और उन्हें आराम करने के लिए जगह ढूंढना बखूबी आता था। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट के चेहरे असमंजस से भरे हुए थे। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि आराम करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र से उसका क्या मतलब था। काले चंदवा के अंदर एक सफेद आकृति लगातार हिल रही थी, जो किसी भूत की तरह प्रतीत हो रही थी। काफी समय बाद बेली होमजून को आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई जिससे वह संतुष्ट थी और उसने तुरंत आराम करने के लिए पेड़ का सहारा लिया। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट को इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी भूमिका बेली होमजून की रक्षा करना है। उन्होंने उत्सुकता से बेली होमजून की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, आप आग क्यों नहीं जला रहे हैं? आमतौर पर घोर अंधेरी रात में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते थे। अन्य साधक पहले से ही अपने अपने अलाव जला रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी गुरु का खुद आग जलाने का कोई इरादा नहीं था। बेली होमजून ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, निम्न स्तर के राक्षसी जीव आग के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर कोई आग जलाता है तो इससे कई राक्षसी जीव आकर्षित होंगे। अनुभवी किसान आमतौर पर आग जलाना पसंद नहीं करते क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके स्थान का खुलासा करने के बराबर होता है। भले ही कुछ साधकों के लिए राक्षसी जीव कुछ भी न हो, फिर भी वे गुप्त परेशानियां पैदा कर सकते हैं। बेली होमजून की बातें सुनकर लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट की आंखों में जो उलझन थी वह श्रद्धा में बदल गई। वाकई गुरुजी सबसे अच्छे थे। बेली होमजून ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गई। पर्वत श्रृंखलाओं की शक्ति अत्यंत समृद्ध है और उसकी साधना के लिए अत्यंत लाभकारी है। डॉट 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 डॉट। लोशिया पर्वत पर विश्राम कर रहे कई साधकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उस पर दूसरों की नजर थी। मैंने सुना था कि शाही शहर में बेली होमजून को निकम्मा समझा जाता था, लेकिन अब लगता है कि उसकी प्रतिभा कई अन्य लोगों से भी बेहतर है। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था। अन्य सभी साधकों के बीच बेली होमजून के शरीर को देखते हुए उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। पहले बेली युआन बेली होमजून को नष्ट करने की सोच रही थी। अब मुझे लगता है कि बेली होमजून की गतिविधियां बाधित होंगी। फोहंगबो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। लू हुआया ने सिर हिलाते हुए कहा, अन्य साधकों ने तो टीमें बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये लड़की अभी भी अकेले ही रहना चाहती है। बेली होमजून की उम्र में अकेले रात बिताना आसान नहीं था। ऐसे में लगभग सभी साधकों के अनुभव के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना तो और भी मुश्किल था।
C135। अगर उन्हें रात की पहरेदारी में बारी बारी से साथ देने के लिए साथी मिल जाएं, तभी वे अच्छी तरह से आराम कर पाएंगे। लगभग सभी प्रतियोगी ऐसे ही थे, लेकिन केवल बेली होंगजून ही अपवाद थे। मुझे ये लड़की पसंद है। फोहंगबो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब बाहर बिखरे हुए आम लोगों के अलावा शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता में इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की को ढूंढना आसान नहीं है। ये सुनकर लू हुआयान की आंखों में भी प्रशंसा की चमक आ गई। आजकल अधिकारियों के घरों में अच्छे बच्चे कम ही मिलते हैं। मुझे युवा पीढ़ी में कुछ साधारण प्रतिभा वाले बच्चे तो पसंद आए, लेकिन शाही प्रतिभाओं की प्रतियोगिता इतनी रोचक पहले कभी नहीं हुई। मुझे बचाओ, क्या यहाँ कोई है? मदद करो। कुछ ही दूरी पर मदद के लिए एक घबराहट भरी पुकार गूंजी। आवाज में अत्यधिक भय और दहशत भरी हुई थी। बेली होंगजून ने आंखें खोली और आवाज की दिशा में देखा। बिना कुछ और कहे वह मुड़ी और चीखों की स्रोत की ओर चल पड़ी। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने एक दूसरे को देखा। उनकी मालकिन कभी कोई नुकसान नहीं होने देती। उनके स्वभाव को देखते हुए यह संभव था कि वह बिना किसी कारण या वजह के किसी की जान बचाएंगी। जैसे जैसे बेली होंगजून पास आता गया, रात के उजाले में आग की लपटें बेहद आकर्षक ढंग से भड़क उठी। वास्तव में बेली होंगजून का चेहरा शांत था। उसे पूरा यकीन था कि दूसरे पक्ष की परेशानी आग से आकर्षित हुए राक्षसी जानवरों की वजह से थी। उसकी दृष्टि में उसे एक पुरुष और एक महिला की आकृतियां दिखाई दी, जिन्हें चार ज्वालाधारी सिवेट सांपों ने घेर रखा था। ज्वाला सिवेट आग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। खुले में जब तक आग की लपटें दिखाई देती, वे उसकी ओर आकर्षित होते थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लोशिया पर्वत पर वास्तव में इतने सारे ज्वाला सिवेट होंगे। पुरुष और स्त्री दोनों ही रहस्यमय पृथ्वी की मध्यवर्ती अवस्था में थे, ठीक ज्वाला सिवेट की तरह। लेकिन ज्वाला सिवेट उनसे कहीं अधिक थे और उनकी घबराहट के कारण उनकी लड़ने की शक्ति में भारी कमी आ गई। कुछ ही समय बीता था और उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो चुके थे। शाओ ज़िफ़ान और झाओ युंगियान का दिल अत्यधिक भय से भर गया था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में ज्वाला सिवेट प्रकट हो जाएंगे। वे दोनों ज्वाला सिवेट के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। देर सवेर वे वहीं मर जाएंगे। लेकिन जब उनकी मदद की गुहार के बावजूद कोई नहीं आया, तो दोनों के दिलों से धीरे धीरे सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। पिछले वर्षों में शाही शिकार प्रतियोगिता के दौरान मरने वाले प्रतिभागियों की कभी कमी नहीं रही, और ऐसा लग रहा था कि इस साल मरने वालों में ये दोनों भी शामिल होंगे। इसी क्षण शाओ ज़िफ़ान ने अचानक अपने सामने एक हलचल देखी। एक सफेद आकृति उनके सामने प्रकट हुई। अचानक वह परमानंद से भर गया। श्रीमती, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। वे ज्वाला सिवेट के समान ही थे, लेकिन ज्वाला सिवेट की संख्या अधिक थी, जिसके कारण उनकी वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन अगर ये लड़की उनके साथ मिल जाए, तो स्थिति बदल सकती है। हालांकि बेली होंगजून ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, वह बस मुड़ी और चली गई। उसकी चमकीली निर्मल आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। उसने सोचा था कि तूफानी भेड़िया प्रकट हुआ है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वहां केवल चार ज्वाला सिवेट होंगे और वे बेवजह शोर मचा रहे होंगे। बेली होंगजून को तुरंत पलटते देख झाओ युंकियान ने बेली होंगजून की पहचान ली। झाओ युंकियान के चेहरे से उम्मीद तुरंत गायब हो गई। इस समय अगर कोई भी साथ दे तो पूरी स्थिति पलट सकती है। बेली होंगजून को छोड़कर कोई भी कौन नहीं जानता था कि बेली होंगजून एक निकम्मी लड़की थी जो साधना नहीं कर सकती थी। उसका यहाँ आना तो मानो मौत को दावत देना था। याद बेली होंगजून को अपनी मदद की गुहार को अनसुना करते और मुड़कर जाते हुए देखकर शाओ ज़िफ़ान खुद को रोक नहीं पाया और फिर से चिल्ला उठा। झाओ युंकियान ने शाओ ज़िफ़ान की चीख को रोकते हुए कहा, शाओ ज़िफ़ान, मदद मांगना बेकार है। बेली होंगजून वह निकम्मा आदमी है जो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।